दोस्तों हर इंसान का एक सपना होता है उसका खुद का घर हो। इनफैक्ट आपका भी सबसे बड़ा ड्रीम अपना घर खरीदने का ही होगा। इनफैक्ट अपने इस ड्रीम को पूरा करने में आप अपनी जीवन भर की पूंजी भी लगा देते हैं। अपनी मंथली इनकम में से एक फिक्स अमाउंट आप घर खरीदने के लिए मंथली सेव करते हैं और सोचते हैं कि 5 से 10 साल बाद इस पैसे से आप खुद का घर खरीद लेंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। दरअसल जो पैसा आप घर खरीदने के लिए सेव कर रहे हैं वो टाइम बीइंग घर खरीदने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। प्रॉपर्टी के रेट साल दर साल आपकी सेविंग से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आप कभी खुद का घर खरीद नहीं पाते। ऐसे में इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आता है होम लोन। इनफैक्ट जो पैसा आप घर खरीदने के लिए मंथली सेव कर रहे थे उसे आप एज अ EMI यूज करके हाउसिंग लोन के थ्रू खुद के घर के ऑनर बन सकते हैं। अब हाउसिंग लोन के बारे में सोचते ही आपके सामने एक दुविधा आती है कि होम लोन ले कि नहीं, हमें हाउसिंग लोन सैंक्शन होगा कि नहीं, होम लोन लेंगे तो EMIs बढ़ जाएगी, महीने का खर्च चलाने में मुश्किल होगी, घर वालों को तकलीफ होगी। ऐसे में मन करता है कि अभी नहीं लेते, थोड़े समय बाद ले लेंगे। फिर दूसरी तरफ लगता है कि अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं, घर का किराया भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम हाउसिंग लोन के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इनफैक्ट प्रॉपर्टी फाइनलाइजेशन से लेकर होम लोन अप्लाई करने, बैंक किस तरह आपको हाउसिंग लोन सैंक्शन करता है, किस तरह आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो आपके हाउसिंग लोन के सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। होम लोन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार होम लोन की प्रोसेस फ्लो को समझते हैं कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते हैं, आपको लोन सैंक्शन होता है और फाइनली आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलता है। होम लोन का प्रोसेस आपकी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करने से स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर्टी कोई भी आपकी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो सकती है या आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, या हो सकता है कि अगर आपका कोई प्लॉट है और उसे आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो उस पर भी आप होम लोन के लिए डिसाइड कर सकते हैं। एक बार प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने के बाद आप हाउसिंग लोन के लिए सोच सकते हैं। हाउसिंग लोन के प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होम लोन एप्लीकेशन को लेकर आता है, जहां आप सबसे पहले बैंक से इंक्वायरी करते हैं हाउसिंग लोन के लिए, उसके प्रोसेसिंग फीस के बारे में इंक्वायर करते हैं, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करने हैं उसके लिए भी आप इंक्वायर करते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बैंक आपका ड्यू डिलीजेंस करता है। बेसिकली बैंक आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को देखता है, आपकी प्रॉपर्टी की फील्ड इन्वेस्टिगेशन करता है, साथ ही जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं उसकी लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस भी करता है। ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट होने के बाद बैंक आपके प्रपोजल को क्रेडिट को अप्रेज करता है और साथ ही आपको लोन सैंक्शन करता है। एक बार आपको लोन सैंक्शन होने के बाद बैंक आपको सैंक्शन अमाउंट बताता है और आपको ऑफर लेटर जारी करता है जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आप बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद बैंक आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। ये बेसिकली आप सेलर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। जिस दिन आप सेलर के साथ सेल डीड एग्जीक्यूट करते हैं बैंक उसी दिन डीडी हैंडओवर करता है सेलर को। फाइनली इस तरह बैंक के थ्रू आपको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है और आप अपने घर के मालिक बन जाते हैं। तो इस तरह आपने क्विकली होम लोन के पूरे प्रोसेस फ्लो को समझा, किस तरह से आप स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं, बैंक प्रोसेस करता है और आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक कर डिटेल में समझते हैं। होम लोन की प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है होम लोन एप्लीकेशन, जहां आप सबसे पहले किसी भी बैंक के थ्रू इंक्वायर करते हैं होम लोन के लिए। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक से इंक्वायर करिए, जहां आपका ऑलरेडी सैलरी अकाउंट या बिजनेस अकाउंट है, वहां आप अपने हाउसिंग लोन के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन भी कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप किसी भी बैंक की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली हाउसिंग लोन में आपका ये मोटिव रहना चाहिए कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पर हाउसिंग लोन अवेल हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करने के बाद आप बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी इंक्वायर कर सकते हैं या डायरेक्टली बैंक की ब्रांच में जाकर भी आप हाउसिंग लोन के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने बैंक से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की आपकी जॉब है या आप कैसा बिजनेस करते हैं, साथ ही आपका क्या क्रेडिट स्कोर है। इस तरह आप बैंक से लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। बेसिकली बैंक आपको 0.20 से लेकर 0.30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी सब इंक्वायरीज करने के बाद आता है आप बैंक से प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्ज के लिए भी इंक्वायर करें। प्रोसेसिंग फीस बेसिकली आपके लोन अमाउंट की 0.25% से 1% तक होती है। प्रोसेसिंग फीस के लिए भी आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं।
साथ ही आपको बैंक से लीगल ड्यू डिलीजेंस चार्जेस के लिए भी नेगोशिएट या कंफर्म कर लेना चाहिए। इसके साथ ही टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस के चार्जेस भी आप बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस की इंक्वायरी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि आपको बैंक को हाउसिंग लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि यहाँ किसी भी बैंक का कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। इसलिए मैंने एक टेबल के रूप में इसे यहाँ प्रेजेंट किया है और बेसिकली यहाँ 3 सेगमेंट्स मैंने यहाँ डिसाइड किए हैं। फर्स्ट सेगमेंट में मैंने यहाँ सैलरीड पर्सन्स को रखा है। अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स को सेकेंड स्टेप स्लैब में रखा है। अगर तो आप सीए हैं, डॉक्टर हैं या लॉयर हैं तो ये स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है, यानी कि अगर कोई आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आपका खुद का बिजनेस है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को एक एक कर क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको होम लोन के लिए बैंक को सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले आप बैंक को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, आपकी 2 फोटोग्राफ्स और आप ड्यूली साइन करते हैं। ये आपको तीनों ही सेगमेंट्स में देना होगा। अगर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं तो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। साथ ही आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस के लिए आपका एड्रेस प्रूफ, साथ ही आपका एज प्रूफ और पैन कार्ड, ये सब आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके साथ ही आपको अपने बैंक को लास्ट 6 मंथ के अपने बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपको बैंक को सबमिट करनी होगी। साथ ही आपको फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न्स देने होंगे। फॉर्म 16 बेसिकली सैलरीड पर्सन्स के केस में ही लागू होगा। अगर आपको करंट ईयर का फॉर्म 16 मिल गया है तो आप सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट ईयर के फॉर्म 16 के साथ अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उस परचेजिंग प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट आप एक सेलर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, उस एग्रीमेंट की कॉपी आपको बैंक को सबमिट करनी होगी। इसके साथ ही आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आप परचेज करने जा रहे हैं उसके सभी चेन डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बैंक को देना होगा। अगर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है तो आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, उस बिजनेस को रन करने के लिए आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको बैंक को सबमिट करना होगा। इसके साथ ही आपकी लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स इनकम कंप्यूटेशन के साथ आपको बैंक को सबमिट करनी होगी। ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स के केस में एप्लीकेबल होगा। सैलरीड पर्सन्स के लिए ये लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आपको लास्ट 3 ईयर्स की सीए सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट और अपना प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट करना होगा। ये भी बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स के लिए लागू होगा, सैलरीड पर्सन्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह मैंने मेजरली 10 डॉक्यूमेंट्स को यहाँ कवर किया है। ये डॉक्यूमेंट्स बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, बट मोस्टली सभी बैंक्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स सेम रहते हैं। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेंगे तो आपको बैंक में बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आप बैंक के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हमें बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन केस फ्यूचर में जब भी आप हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करें तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इसी सीक्वेंस में अरेंज करें और बैंक को सबमिट करें। अब आपने बैंक से इंक्वायरी भी कर ली, प्रोसेसिंग फीस भी जान ली, आपने बैंक को डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिए। इसके बाद जो हाउसिंग लोन का सेकंड पॉइंट आता है वो ड्यू डिलीजेंस बाय बैंक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। बेसिकली बैंक 4 पॉइंट्स पर आपकी ड्यू डिलीजेंस करता है। ड्यू डिलीजेंस को अगर एक कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, इसका मतलब है कि बैंक आपके बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक करता है। जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करता है ताकि किसी भी पार्ट पर कोई लैकुना ना रहे। ड्यू डिलीजेंस का सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है फाइनेंशियल चेक। बैंक सबसे पहले आपका सिबिल जनरेट करता है और साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर देखता है और आपके ओल्ड लोन्स की रीपेमेंट हिस्ट्री को चेक करता है। बेसिकली यहाँ अगर आपका स्कोर 750 प्लस होता है तो ये एक अच्छा स्कोर है और आपको लोन सैंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए आपको अपना सिबिल स्कोर एक अच्छा मेंटेन करना चाहिए। सिबिल के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियोस की सीरीज पब्लिश कर चुका हूं। अगर आपको सिबिल के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं। इसके साथ ही बैंक आपके द्वारा सबमिट किए हुए स्टेटमेंट्स को स्क्रूटनाइज करता है। बेसिकली बैंक आपके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। ट्रांजैक्शंस में आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी देखता है कि हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है या नहीं। आपकी इनकम में से आप कितना सेविंग्स कर रहे हैं, आपके क्रेडिट्स यानी कि आपके लोन्स में आप कितना रीपे कर रहे हैं। साथ ही अगर आप कोई LIC या म्यूचुअल फंड में भी पे कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टिंग्स कितनी है। इसके साथ ही बैंक आपका एवरेज बैंक बैलेंस भी हर महीने देखता है कि क्या आप जो लोन लेने जा रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे या नहीं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करता है आपके चेक रिटर्न्स और आपके चेक बाउंस।
देखिए अगर आपके 1 या 2 चेक रिटर्न्स होते हैं तो कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली आपके चेक्स रिटर्न हो रहे हैं या बाउंस हो रहे हैं तो यहाँ आपके अकाउंट में एक रेड फ्लैग लग जाता है, जो कि आपको लोन सैंक्शन होने में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही बैंक आपके दूसरे लोन्स और लायबिलिटीज़ को भी यहाँ चेक करता है, और इस तरह से बैंक आपकी नेट इनकम को कैलकुलेट करता है और आपकी लोन एलिजिबिलिटी को चेक करता है। एक बार आपके फाइनेंशियल्स चेक करने के बाद बैंक आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेशन करता है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन बेसिकली बैंक के ही रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू फिजिकली की जाती है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन में बैंक आपका रेजिडेंशियल एड्रेस वेरीफाई करता है, साथ ही आपने जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बैंक को सबमिट करी है उन सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, आपकी ईमेल एड्रेसेस को, सब कुछ चेक किया जाता है। साथ ही बैंक आपके एम्प्लॉयर के क्रेडेंशियल्स को भी वेरीफाई करता है, कहाँ आप काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर का क्या एड्रेस है, किस सेगमेंट किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की स्टेबलाइजेशन क्या है। देखिए यहाँ आपका जॉब सेगमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तो आप ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं जो कि काफ़ी स्टेबल है तो आपको लोन सैंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सेगमेंट में हैं जो कि स्टेबल नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बीपीओ सेगमेंट, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है और ये एक स्टेबल सेगमेंट नहीं माना जाता है। अगर आप ऐसे सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ लोन सैंक्शन होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपका एम्प्लॉयर का जो सेगमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी है, वो आपके लोन सैंक्शन होने में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक बार आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद बैंक आप जो प्रॉपर्टी परचेज करने चाह रहे हैं उसकी ड्यू डिलीजेंस करता है। सबसे पहले बैंक आपकी प्रॉपर्टी की टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस करता है। बैंक आपकी प्रॉपर्टी को फिजिकली वेरीफाई करता है, विजिट करता है, उसकी कंडीशन को असेस करता है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को देखता है, साथ ही ये देखता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है, किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा है। उसके बाद बैंक एक बार सेटिस्फाई होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की एक अप्रूव्ड वैल्यूअर के थ्रू वैल्यूएशन करवाता है। बेसिकली ये वैल्यूअर एक थर्ड पार्टी पर्सन होते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, मार्केट कंडीशन और नेबरहुड के बिहाफ पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्यों करवाता है। देखिए मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके नज़रिए से उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 50 लाख हो, लेकिन बैंक ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या वाकई में उस प्रॉपर्टी की आज की डेट में मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज़ है या नहीं है। तो बैंक एक थर्ड पार्टी वैल्यूअर को अपॉइंट करता है। वो इन बेसिकली लोकेशन, मार्केट, एज, कंडीशन और नेबरहुड के पॉइंट्स के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालता है। सपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वैल्यूअर 40 लाख निकल कर आती है, तो बैंक आपको यहाँ 50 लाख नहीं बल्कि 40 लाख के हिसाब से ही आपको लोन असेस करेगा और लोन सैंक्शन करेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में बैंक टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में काफ़ी चीज़ें देखता है। आपका स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है या नहीं कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, अप्रूव्ड लेआउट्स और बिल्डिंग प्लान्स को भी बैंक चेक करता है। एक बार टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस होने के बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी की लीगल ड्यू डिलीजेंस करता है। लीगल ड्यू डिलीजेंस में बेसिकली आपकी टाइटल चेक की जाती है, यानी कि आप जिस पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसकी लीगल ऑनरशिप देखी जाती है। उस प्रॉपर्टी पर कोई एनकम्बरेंस तो नहीं है, किसी और व्यक्ति का कोई दावा या किसी का कोई कब्जा वगैरह तो नहीं है। साथ ही बैंक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट, सेल डीड, टाइटल डीड, पोजीशन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करता है। आपने जो सेलर के साथ एग्रीमेंट बनाया है उस एग्रीमेंट को चेक करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में बैंक टाइटल चेक करता है बिल्डर की, क्या वाकई में बिल्डर के नाम पर वो प्रॉपर्टी है या नहीं, उसका अलॉटमेंट लेटर चेक करता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट चेक किया जाता है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी बैंक से अप्रूव्ड है। अगर है तो आप उसी बैंक में अपने होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी प्रॉपर्टी की ड्यू डिलीजेंस, आपकी ड्यू डिलीजेंस करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है बैंक आपका क्रेडिट अप्रेज करता है और लोन सैंक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एक बार आपका ड्यू डिलीजेंस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद यहाँ बैंक के ऑफिसर्स के या एम्प्लॉय के द्वारा आपका क्रेडिट अप्रेज किया जाता है, यानी कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी, आपकी ईएमआई रीपेमेंट कैपेसिटी, आपकी इनकम और अदर लायबिलिटीज के बिहाफ पर चेक की जाती है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी को कैसे चेक किया जाता है। अगर आप 1 लाख रुपीज़ की पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं तो बैंक इसमें से आपका 50% यानी कि आपकी 50,000 की ही इनकम को आपको यहाँ एज अ रीपेमेंट लेगा। अब इस 50,000 में ऑलरेडी मान लीजिए आपने व्हीकल लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आप 15,000 दे रहे हैं और आप LIC या और कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 का, तो इस तरह से आप 25,000 ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो इस 50,000 में से बैंक यहाँ 25,000 को माइनस कर देगा
और आपकी जो रीपेमेंट के लिए बचेगा वो केवल और केवल 25,000 रुपीज़ ही बचेगा, यानी कि आप अपने जो हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं उसकी इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपीज़ तक पर मंथ पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी इनकम के बिहाफ पर बैंक आपकी लोन रिपेमेंट या EMI को डिसाइड करता है। मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी आपकी बेसिकली डिपेंड करती है LTV रेशो पर। LTV रेशो बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी पर जो आप परचेज कर रहे हैं उस पर एक मार्जिन बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। बेसिकली LTV रेशो आपका 80 to 90% रहता है। बैंक ये कहता है कि 10% या 20% आपको मार्जिन पे करना होगा। साथ ही आपके क्रेडिट स्कोर पर भी आपकी लोन एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है, आपकी इनकम। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्पाउस या किसी रिलेटिव को साथ में यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। आपकी एज कितनी है, आपकी जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपके एम्प्लॉयर जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया उसका सेगमेंट क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर आपकी लोन एलिजिबिलिटी काफ़ी डिपेंड करती है। तो इस तरह आपकी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद बैंक आपको एक लोन अमाउंट सैंक्शन करता है और वो लोन अमाउंट आपको कम्युनिकेट किया जाता है। एक बार आपको लोन अमाउंट सैंक्शन होने के बाद बैंक आपको कम्युनिकेट करता है और आपको ऑफर लेटर जारी किया जाता है। ऑफर लेटर में सबसे पहले यहाँ आपको सैंक्शन अमाउंट आपका लोन का लिखा जाता है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को आप 50 लाख रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं, ये आपका सेलर के साथ एग्रीमेंट है, लेकिन आपकी EMI रिपेमेंट कैपेसिटी और आपकी लोन एलिजिबिलिटी को देखते हुए अगर बैंक आपको 40 लाख का ही लोन सैंक्शन कर रहा है तो यहाँ पर आपके लोन सैंक्शन अमाउंट में बैंक 40 लाख को ही इंक्लूड करेगा, आपको 50 लाख रुपीज़ का लोन यहाँ नहीं लिखा जाएगा। साथ ही आपको जो लोन सैंक्शन किया है बैंक ने उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगी वो भी यहाँ लिखी जाएगी। सपोज करिए 8.30% पर बैंक ने आपको लोन सैंक्शन किया है, साथ ही क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है या वेरिएबल है ये भी यहाँ लिखा जाता है। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर चेंज होती रहती है। साथ ही आपको लोन का जो टेन्योर दिया गया है 20 ईयर या 30 ईयर वो भी यहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके साथ ही आपको EMI भी लिखी जाएगी। आपका मोड ऑफ रीपेमेंट, आप अकाउंट से डेबिट चाहते हैं, ECS चाहते हैं या PDCs आप बैंक को दे रहे हैं। अगर आपका लोन किसी स्पेसिफिक स्कीम में सैंक्शन हुआ है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हुआ है। साथ ही ऑफर लेटर की एक वैलिडिटी 3 मंथ से लेकर 6 मंथ होती है, वो भी यहाँ लिखी जाती है। इसके अलावा ऑफर लेटर में अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को इंक्लूड किया जाता है जो आपको की एक्सेप्ट करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए। इस तरह बैंक आपको सैंक्शन अमाउंट का एक ऑफर लेटर इशू कर देता है। उस ऑफर लेटर को आप पढ़ने के बाद आपका प्रोसेस आ जाता है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। आप जब एक बार ऑफर लेटर को साइन कर देते हैं तो आप उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है बैंक के द्वारा। ऑफर लेटर के एक्सेप्टेंस में आप यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि आप अपना फाइनल लोन अमाउंट खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। सपोज करिए आप प्रॉपर्टी को 50 लाख में परचेज कर रहे हैं, बैंक ने आपको यहाँ 40 लाख रुपीज़ का लोन सैंक्शन किया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं 15 लाख रुपीज़ यहाँ मेरी खुद की पर्सनल कैपेसिटी से अरेंज कर लेता हूँ। अब आपको 40 लाख की नहीं, यहाँ 35 लाख की ही लोन की ज़रूरत है, तो आप बैंक को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि मुझे 35 लाख का ही अमाउंट चाहिए होगा। तो आप एक बार फाइनल लोन अमाउंट डिसाइड करने के बाद ऑफर लेटर को साइन करिए और बैंक को कम्युनिकेट कर दीजिए। अब देखिए आपने यहाँ लोन के लिए इंक्वायर किया, बैंक ने आपका ड्यू डिलिजेंस किया, आपकी प्रॉपर्टी को चेक किया, बैंक ने आपका लोन अप्रेजल किया, आपको लोन सैंक्शन हो गया, आपने ऑफर लेटर आया, आपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है आपका लोन डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन। बेसिकली यहाँ पर सभी बोरोअर्स बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं। बैंक आपके PDCs या अगर आप ECS का कोई डेबिट मैंडेट देना चाहते हैं तो वो आपसे ले लेता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के केस में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बैंक, बोरोअर और बिल्डर के बीच में बनाया जाता है। साथ ही आपका लोन डिसबर्समेंट जो है वो स्टेज कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। स्टेज कंस्ट्रक्शन की अगर मैं यहाँ बात करूँ, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन अभी 30% ही हुआ है, तो इस कंडीशन में बैंक आपको जो डिसबर्समेंट करेगा वो भी 30% ही करेगा। ये नहीं कि बैंक आपको पूरा 100% डिसबर्स कर देगा। जो आपका लोन अमाउंट डिसबर्स होगा 30% वो डायरेक्टली बिल्डर को ही पे होगा। अब जब आपने बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर दिए तो उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सेल डीड एग्जीक्यूशन और DD हैंडओवर का। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेल डीड आप बेसिकली सेलर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। आपकी सेल डीड रजिस्टर होती है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, आप सेलर के साथ सेल डीड को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको बैंक उसी दिन जिस दिन आप सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेलर के साथ फुल अमाउंट का DD आपका बैंक सेलर को रजिस्ट्रेशन डे के दिन दे देता है। यहाँ फुल वैल्यू से मतलब है, मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ की आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, 40 लाख रुपीज़ का बैंक लोन आपको सैंक्शन हुआ है, साथ ही 10 लाख रुपीज़ जो आपकी मार्जिन मनी है
तो इन दोनों अमाउंट्स को इंक्लूड करने के बाद टोटल 50 लाख का अमाउंट बैंक सेलर को हैंड ओवर करेगा। सेल डीड एग्जीक्यूट होने और अमाउंट हैंड ओवर होने के बाद बैंक ओरिजिनल सेल डीड और अदर डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पर्सनली अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कलेक्ट करता है। आपको यहाँ वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंक डॉक्यूमेंट्स आपसे ले रहा है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको प्रोवाइड करवाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस फ्यूचर में देखिए, वैसे तो बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत सावधानी से केयरफुली रखता है, लेकिन मान लीजिए कभी ब्रांच शिफ्टिंग या और भी किसी सर्कमस्टांसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके लिए काफ़ी काम की है। इस रिसिप्ट के बिहाफ पर आप रजिस्ट्रार ऑफिस से डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हैं और आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है जी होम लोन का पूरा प्रोसेस जो मैंने डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आई थिंक मैंने होम लोन प्रोसेस के सभी मेजर पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपकी होम लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो मुझे आप कमेंट करें, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। और हाँ, डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम। जय हिंद, जय भारत।